नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दैंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहाँ हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं ही चुटकियों में दैंड कर देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड के। आज हम चौथा पार्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज का यह पार्ट बहुत ही ज़्यादा महत्व इसलिए रखता है क्योंकि आज के दिन हम उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं। एनटीए किस तरह के प्रश्न पूछता है और कैसे उसका हम जवाब दे, ये सारे आज के इस वीडियो में जान जाएंगे आप। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, भगा भगा के नहीं, बिल्कुल आराम से व्याख्या सुनते हुए, उत्तरों की व्याख्या एक्सप्लेनेशन सुनते हुए अंत तक देखिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको यूजीसी नेट पेपर 1 संबंधी वीडियो एकदम सरल से सरलतम भाषा में तुरंत मिल सके। चलिए हम वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है अभिकथन और तर्क वाला। कथन कह रहा है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। तो आप जानते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। जैसे कि हम कोई चैप्टर अभी पढ़ा रहे हैं, तुरंत उसका टेस्ट ले लिए, तो वो क्या हो गया, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसी तरह मान लीजिए कोई हम यूनिट ख़त्म किए और उसका टेस्ट ले लिए, ये भी हो गया फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। हम कोई मंथ में पूरा महीना पढ़ाया स्टूडेंट को, मंथली टेस्ट ले लिए, साप्ताहिक टेस्ट ले लिए या क्लास में ही टेस्ट ले लिए, तो ये सारा चीज़ हो जाता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंतर्गत आता है। तो ये निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, अधिगम की गति को त्वरित बनाता है, तेज करता है, बिल्कुल सही है कथन। और तर्क कह रहा है कि संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है। तो देखिए, संकलनात्मक मूल्यांकन होता है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन मतलब कि जो साल के अंत में होता है, यह सर्वपक्षीय मूल्यांकन करता है। निर्माणात्मक मूल्यांकन से इसकी कोई तुलना ही नहीं है। समेटिव इवैल्यूएशन अगर समंदर है तो समझ लीजिए कि निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक छोटा सा तालाब है। तो इसकी तुलना में वो अधिक विश्वसनीय कभी नहीं हो सकता है। संकलनात्मक मूल्यांकन साल के अंत में होता है और इसमें पूरी तरह से छात्र के सभी पक्षों का क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। तो तर्क गलत है, कथन सही है। तो हम कहेंगे सी विकल्प कि केवल ए सही है। देखिए, कथन और तर्क वाले प्रश्न में पहला विकल्प हमेशा रहेगा कि दोनों कथन सही है और आर जो है सो एक ही सही व्याख्या करता है। तर्क क्या होता है, अभिकथन की सही व्याख्या करती है। फिर दूसरा विकल्प रहेगा कि दोनों कथन सही है पर व्याख्या सही नहीं कर रहा है, ठीक। और तीसरा विकल्प रहेगा कि ए सही है अभिकथन और आर गलत है। फिर चौथा रहेगा कि आर सही है और ए गलत है। इस टाइप से रहेगा। तो इसमें से आपको जो उस हिसाब से उत्तर लगे वो आप चुनिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न की ओर, हम इसके अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यही अभिकथन और तर्क वाला है। अभिकथन कह रहा है कि उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है। यानी हायर एजुकेशन का पर्पस क्या होता है कि छात्रों में क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंग्स का, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग का क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक। तो बिल्कुल यह कथन सही है। देखिए, हायर एजुकेशन का मतलब होता है, जैसे आप किसी लेखक को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए वो लेखक क्या है, मार्क्सवादी सोच रखता है, कम्युनिस्ट थिंकिंग रखता है, या कोई राइटर जो है वो कॉलोनियल थिंक रखता है। तो जिस राइटर को हम पढ़ेंगे उसी राइटर को पूरी 100% अगर सही मान ले तो हम क्या करेंगे कि हम जो है सो ये सही शिक्षा नहीं हुई, ये रियल एजुकेशन नहीं हुआ। कहने का मतलब समझे, मतलब ये हुआ कि आप में तो आलोचना की शक्ति रही ही नहीं, तर्क की शक्ति रही नहीं। असली हायर एजुकेशन का उद्देश्य होता है तर्क शक्ति को बढ़ावा देना, आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप तर्क पर पहले तौलिए कि वो सही है या गलत है, ठीक। ये नहीं कि जो लेखक लिख दिया तो 100% अक्षरशः हम उसको मान लेंगे, नहीं। आपको खुद के तराजू पर भी उसको तौलना है, ठीक। तो ये आलोचनात्मक शिक्षा होती है। तो हायर एजुकेशन का आलोचनात्मक चिंतन ये होता है, हायर एजुकेशन का ये उद्देश्य है। और सृजनात्मक चिंतन योग्यता यानी कि खुद सृजन करना, उत्पादन करना, तो ये सब हायर एजुकेशन के पर्पस होते हैं, बिल्कुल सही है। और तर्क बोल रहा है कि इन योग्यताओं से कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। यानी कार्य स्थापन मतलब, इसको इंग्लिश में हम आपको आसानी से समझा दें कि दीज एबिलिटी इंश्योर जॉब प्लेसमेंट, मतलब इन योग्यताओं से हमें जॉब मिलता है। तो
ठीक है कि अगर आप आलोचनात्मक है यानी हायर एजुकेशन और सृजनात्मक भी है, तो इस टाइप से अगर आप वाकई में हायर एजुकेशन ग्रहण किए हैं तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ इन्हीं वजहों से जॉब मिलने में आपको आसानी होगी ये नहीं हो सकता है। अतः क्या हो जाएगा, ये कथन दोनों के दोनों कथन सही होंगे, लेकिन तर्क क्या हो, ये मतलब इसकी एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा कि दोनों कथन सही है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि जॉब में और भी बहुत सारे गुणों की आवश्यकता होती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेम प्रश्न है, इसी पैटर्न से रिलेटेड प्रश्न है कि अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है। एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, ये हमारा अभिकथन कह रहा है। ठीक, और फिर हम देखते हैं कि इसका तर्क कह रहा है कि अधिगम के उपयोग होने के लिए इसे जीवन प्रकर्मों से जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विथ लाइफ प्रोसेस। तो ठीक है, तो अब आपको हम बताएं कि लर्निंग क्या होता है, पूरे जीवन भर की क्रिया होती है। अगर आप 55 साल के आप हो जाते हैं फिर भी नई चीज़ों को आप सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो कोविड-19 के कारण पूरे विश्व में इमरजेंसी की स्थिति है, तो इसमें बहुत सारे लोग 100 साल में ऐसी आपदा नहीं देखे थे, और 100 साल से ज़्यादा बहुत ही कम लोगों का नगण्य एज होता है। तो यानी कि जितने धरती पे लोग हैं 99 साल के, वो भी सीख रहे हैं कि कैसे मास्क रखे, मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, क्या कर रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। तो मतलब सीखने की प्रक्रिया क्या है, लाइफ टाइम चल रही है, 99 साल में भी आदमी सीख रहा है। ठीक, और अधिगम के उपयोग होने के लिए इसे जीवन प्रकर्मों से जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब लर्निंग तभी यूजफुल होगा जब इसको हम लाइफ के प्रोसेस से इसको जोड़ दे, तो लर्निंग क्या हो जाता है, भी प्रैक्टिकल होना। मतलब कोई भी चीज़ व्यवहारिक रूप से हम सीखते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे कि हम कोई छात्र कुछ भी सीख रहा है, फिजिक्स में हो गया तो उसको, केमिस्ट्री में हो गया तो उसको प्रैक्टिकल करके बताए। ठीक, हिस्ट्री में ही हो गया तो उस साइट पे हम, जैसे कि अशोक के इंस्क्रिप्शन अभिलेख हो गए, तो उसको हम वहाँ पर जाके उसको दिखाए तो वो ज़्यादा समझ में आएगा कि किताब में पढ़ा है वो ज़्यादा समझ में आएगा। जाहिर सी बात है कि हम किसी साइट पे जाके देखते हैं या प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। तो इसलिए अधिगम के उपयोग होने के लिए इसे जीवन प्रकर्मों से जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी लिंक्ड विद द लाइफ प्रोसेस। तो ए और आर यहाँ पर क्या है, दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल्यांकन प्रणाली के सेटों का मिलान करें। ये मूल्यांकन प्रणाली दिया हुआ इवैल्यूएशन सिस्टम, और इसके सेटों को मिलान करने के लिए कहता है। ये इससे इवैल्यूएशन सिस्टम से ना हर एक साल समझिए एक प्रश्न आपका रहना ही है, 2 या 4 नंबर आपका फिक्स है हर एक साल। तो देखिए, पहला है रचनात्मक मूल्यांकन। आपको बताया मैंने फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, क्लास टेस्ट ले लिए, यूनिट टेस्ट लिए, मंथली टेस्ट लिए, सब फॉर्मेटिव। और संकलनात्मक होता है समेटिव इवैल्यूएशन, मतलब साल के अंत में पूरा सर्वपक्षीय मूल्यांकन। और ये होता है सी जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव आउटकम इवैल्यूएशन। और चौथा है मानक एवं निकष संदर्भित परीक्षण। तो अब देखेंगे कि चारों का चारों कौन कौन सा विकल्प होगा, सेट 1 सेट 2। तो रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है उसके बारे में आपको बता दिया कि क्लास वाला टेस्ट, यानी कि तुरंत जो है सो टेस्ट लेते हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आता है। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें जो विकल्प है प्रश्नोत्तरी व चर्चाएं। देखिए, प्रश्नोत्तरी करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, उत्तर लेते हैं और चर्चा करते हैं। तो ये क्या होता है, क्लास में ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते प्रश्नोत्तरी कर देते हैं, चर्चा कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। वही इसमें से समेटिव की ओर हम जाते हैं। तो समेटिव क्या होता है कि हमने बताया कि साल के अंत में, तो साल के अंत में कौन सा विकल्प है, ये देखिए, अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण, यानी कि लास्ट में जो है सो लर्निंग का क्या रिजल्ट आ रहा है, हमने जो पूरे साल पढ़ाया है, तो ये इसमें आ जाता है। फिर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव आउटकम इवैल्यूएशन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो जाएगा कि नियमितता के साथ साथ संज्ञानात्मक और नियमितता के साथ संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना, ये जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ये आ जाएगा। और डी विकल्प है मानक एवं निकष संदर्भित परीक्षण। तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका 2 सही।
ये देखिए, किसी समूह और कुछ मानदंडों के आधार पर परीक्षण एवं उनके व्याख्या, मतलब कोई ग्रुप ले लिए और या कोई मतलब पहले से डाटा सेट किए हुए है, उसके आधार पर हम कोई परीक्षण करते हैं या उनकी व्याख्या करते हैं, तो वो क्या होता है आपका मानक एवं निकष संदर्भित परीक्षण। वही रचनात्मक हमने आपको बता दिया, संकलनात्मक क्या होता है साल के लास्ट में। ठीक, तो यहाँ पर इस हिसाब से हमारा विकल्प ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षक की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसमें ढेर सारे विकल्प है, ए बी सी डी ई एफ। तो चलिए देखते हैं कि पहला विकल्प क्या कर रहा है कि शिक्षक की प्रभावकारिता, मतलब कि शिक्षक जो होते हैं वो इफेक्टिव कब होंगे, इसके लिए कौन कौन सा विकल्प सही है। तो पहला है अध्यापक के विषय का ज्ञान। तो शिक्षक को प्रभावी होने के लिए पहली बात तो उसको विषय का ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे कि हम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड बता रहे हैं, तो मुझे एकदम अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिर में शिक्षण अभिक्षमता क्या है, शिक्षक को कैसा होना चाहिए। जैसे कि शिक्षक और छात्र के बीच मित्रवत व्यवहार करना चाहिए या नहीं। आपका जवाब क्या होगा, हाँ या नहीं। चलिए मैं आपको फ़िलहाल लाइव क्लास जब आऊँगा तब तो डायरेक्टली आपसे पूछूंगा कि कमेंट सेक्शन में लिखिए। अभी तो ये नॉन लाइव है, तो आपको बता दूं कि शिक्षक और छात्रों के बीच पूरे मित्रवत नहीं रहना चाहिए। अगर पूरे फ्रेंडली हो जाएंगे तो छात्र क्या हो जाएंगे, ये क्लास के रूम के माहौल को भी वो क्या कर देंगे, कॉमेडी माहौल बना देंगे, उसको गंभीरता रहने ही नहीं देंगे। तो शिक्षक और छात्र के बीच पेशेवर संबंध होना चाहिए। ठीक, हम उनका ख्याल रखेंगे, ठीक है, लेकिन मित्रवत नहीं। मित्रवत मतलब बराबरी, बराबरी मतलब वो आपको कुछ निगेटिव पॉजिटिव वो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, उसको हमेशा वो हंसी ठिठोली करता रहेगा। ठीक, तो इसी तरह कहने का मतलब मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि शिक्षक को हमेशा सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है विषय का ज्ञान होना। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसे अपने सब्जेक्ट का नॉलेज हो। तो पहला ये विकल्प सही हो जाएगा। अब है दूसरा, अध्यापक की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि। देखिए, शिक्षक की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, इससे शिक्षक की प्रभावकारिता में बहुत बड़ा योगदान नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, बहुत नीचे से आए हैं, मतलब कि बहुत गरीब परिवार से आए हैं या पिछड़े परिवार से आए हैं, लेकिन बाद में वो अपने ज्ञान के बदौलत शिक्षक बनते हैं और वो बहुत सफल साबित होते हैं। ये वही बहुत सारे लोग बहुत हायर लेवल परिवार से आते हैं पर बिहेव वैसा नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है कि सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि ना ये बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब हम फिर बढ़ते हैं अगला, अध्यापक का संप्रेषण कौशल। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, संप्रेषण कौशल मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन स्किल। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। हम इतना क्लियर बोले कि हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपके दिमाग तक अगर नहीं जाए तो मेरे संप्रेषण कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम होना एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो टीचर का कम्युनिकेशन क्या होना, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो हमारे जो पढ़ाने का तरीका, जैसे कि मैं अभी आपको कुछ भी समझा रहा हूँ तो आपको तुरंत समझ में आ रहा है, तो यानी कि क्या है, मेरा संप्रेषण कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है और ये किसी भी शिक्षक के लिए ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं रहेगा तो शिक्षक शिक्षण कर ही नहीं सकता है, टीचर टीचिंग नहीं कर सकता। तो ये मतलब कि आपको बताओ कि सी विकल्प भी सही हो जाएगा। संप्रेषण कौशल रहना ही चाहिए, बात करने का ढंग शिक्षा का ऐसा हो कि छात्रों को तुरंत समझ में आए। डी है विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता। तो देखिए, जो शिक्षक होता है वो अगर उसको विषय का ज्ञान है तो स्टूडेंट को सेटिस्फाइड कर ही देगा। तो इसलिए इस विकल्प की कोई खास इसमें भूमिका नहीं है पर शिक्षक की प्रभावकारिता के लिए। और है विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क। तो इसका तो मैं डायरेक्टली डिनाई कर दूंगा कि ये किसी भी हालत में व्यक्तिगत संपर्क, कोई छात्र है, कोई पुरुष शिक्षक है, उसका छात्र से या ये मतलब कि छात्राओं से कोई व्यक्तिगत संपर्क रखने से
कोई मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है कि व्यक्तिगत संपर्क, पेशेवर संपर्क रखा जाता है छात्र से और शिक्षक के बीच पेशेवर संपर्क होता है। यानी हम आपके शिक्षक हैं, आप हमारे छात्र हैं, इससे ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। तो पर्सनली कांटेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। नहीं तो पर्सनली कांटेक्ट होगा तो दोस्ती यारी आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं सीखना जो होता है, लर्निंग होगा, वो छूट जाएगा। क्योंकि मस्ती में और ज़्यादा बराबरी वाले लोगों के साथ तो वहाँ पर जो है सो पढ़ाई छूट जाता है, बाकी सारे काम हो जाते हैं। तो ई विकल्प का कोई मतलब नहीं है। कक्षा व्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता, हाँ ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, उचित है। आपको बताओ कि टीचर, ये मतलब टीचर कॉम्पिटेंस इन मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग द क्लासरूम ट्रांजैक्शंस, मतलब कि शिक्षक अपने क्लासरूम को किस तरह से मैनेज करते हैं और किस तरह से वो ट्रांजैक्शन करते हैं, कार्य अपना फिनिश करते हैं। तो ये जो योग्यता होती है ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर विकल्प एफ भी क्या हो गया, सही हो गया। तो ए सही हुआ, सी सही हुआ, एफ सही हुआ, यानी कि हमारा विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह हम छाट के जवाब दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न, ये सब प्रश्न सेम टू सेम ऐसे ही पूछे जाते हैं और इतने विकल्प रहते हैं, तो हमेशा ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न, नीचे दी गई सूची में छात्र के उन अभिलक्षणों को चिन्हित करें जो शिक्षण अधिगम प्रणाली को, ये अधिगम है, शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने में सहायक है। मतलब इनमें से कौन कौन से गुण हैं जिनसे कि छात्र ये शिक्षण अधिगम प्रणाली जो होती है वो और ज़्यादा मतलब प्रभावी हो। यानी कि इस प्रश्न में छात्र के गुणों के बारे में कह रहा है कि आप छात्र बन के यहाँ पर सोचिए कि स्टूडेंट है, तो आप में ऐसे कौन कौन से गुण होंगे जिससे कि क्या होगा कि मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रणाली क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मतलब छात्र में क्या क्या गुण होना चाहिए, इनडायरेक्टली रूप से यही प्रश्न पूछ रहा है। ऐसे घुमा के पूछता है जैसे कि छात्र फंसे, तो इसमें फंसिए नहीं, इसको आसान से समझिए। तो अब आप इसको इस हिसाब से छाटने का प्रयास कीजिए कि आप अगर स्टूडेंट है तो आप अच्छा से सीखना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आप में क्या क्या गुण होने चाहिए, छाट लीजिए। पहला है विद्यार्थी का पूर्व अनुभव। बिल्कुल, अगर आपका पूर्व अनुभव, बैक एक्सपीरियंस जो है आपका, वो अगर बेहतर है, बहुत सारे जगह आप पहले से पढ़े लिखे हैं, बहुत स्कूलों या जगह पर शिक्षा ग्रहण किए हैं, आपका नॉलेज तगड़ा है, तो आप अगर सीखते हैं तो वहाँ पर आप आसानी से सीख जाते हैं कहीं भी। ठीक। दूसरा है छात्र की पारिवारिक वंश परंपरा। तो ये वंश परंपरा का कोई मतलब नहीं है। वंश परंपरा तो वंश में ही छूट जाता है। सीखने कौन आता है, छात्र आता है। और अगर छात्र सीखना चाहे तो वंश परंपरा का कोई खास मतलब नहीं बनता है। ये विकल्प गलत हो जाएगा, इसमें सीखने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप छात्र बन के सोचिए कि और आप में कौन सा गुण होने चाहिए। छात्र की अभिक्षमता, बिल्कुल ये तो सबसे ज़रूरी गुण है, क्योंकि कोई भी इंसान आगे बढ़ता है तो अपने गुण के कारण, अभिक्षमता के कारण ही आगे बढ़ता है। छात्र सीखेगा वो अपनी अभिक्षमता के कारण ही सीखेगा, तो ये तो सबसे ज़रूरी गुण है। अब फिर छात्र बन के सोचिए कि छात्र के विकास की अवस्था, छात्र के विकास की अवस्था, तो ये गुण भी ज़रूरी है। और छात्र को खाने की आदतें, तो खाने की आदतें से क्या फ़र्क पड़ेगा, आदतें एवं शौक कुछ भी है तो इससे शिक्षण में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, और धर्म से तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकल्प ए सी डी, यानी कि विकल्प ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह अपना मतलब छाट देते जाइए हमेशा कि जो सबसे उचित विकल्प है वो सही जवाब होता है। ये सारे प्रश्न ऐसे एकदम से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कभी कंफ्यूज मत होइए। 37 नंबर प्रश्न, शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है। ये हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि टेक्निक यूज्ड बाय ए टीचर टू टीच इंक्लूड, मतलब कि शिक्षण में जो टेक्निक यूज की जाती है, व्याख्यान यानी कि लेक्चर बिल्कुल किए जाते हैं। ये व्याख्यान से तो पढ़ाया जाता है, आप जानते ही है। पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान यानी कि इंटरेक्टिव लेक्चर, इंटरेक्टिव मतलब क्या होता है, एक दूसरे को प्रभावित करने वाला, पारस्परिक, तो पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, तो ये भी एक टेक्निक हो गया। दूसरा है सामूहिक कार्य, ग्रुप वर्क भी टीचर देते हैं, बिल्कुल ग्रुप वर्क तो देते ही है।
दूसरा है स्वाध्याय। तो ये कोई टेक्निक नहीं हुआ, सेल्फ स्टडी टेक्निक थोड़ी हुआ, ये टीचर कोई टेक्निक थोड़ी देता है, ये तो स्टूडेंट में खुद ब खुद सेल्फ पाया जाता है। तो शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली टेक्निक में शामिल, टेक्निक पूछ रहा है मतलब कौन कौन सी चीज़ों को शिक्षक इस्तेमाल करते हैं। तो व्याख्यान का इस्तेमाल करता है, यानी लेक्चर का इस्तेमाल करता है। पारस्परिक क्रिया आधारित विज्ञान यानी क्रिया आधारित व्याख्यान यानी कि इंटरेक्टिव लेक्चर, इसका भी इस्तेमाल होता है। सामूहिक कार्य ग्रुप वर्क का भी इस्तेमाल होता है। स्वाध्याय इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो विकल्प ए बी सी क्या हो जाएगा, आपके सही जवाब हो जाएंगे। ऐसे ही छाटा कीजिए और समझा कीजिए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट होता है। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं। उपलब्धि परीक्षण शिक्षण के पश्चात, यानी कि शिक्षण टीचिंग प्रोसेस हो गया, उसके पश्चात सीखने की मात्रा के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब हम पढ़ा लिए बच्चों को, अब कितना वो सीखे हैं, तो यही उपलब्धि परीक्षण में हम जानेंगे। तो उपलब्धि परीक्षण ज्ञान एवं बुद्धि के परीक्षण का एक प्रकार है। तो उपलब्धि परीक्षण जो है इसमें से किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो किसी विशिष्ट कार्य हेतु चयन के लिए बिल्कुल नहीं। किसी पाठ्यक्रम हेतु प्रत्याशियों के चयन के लिए तो वो तो प्लेसमेंट वो होता है, इवेल्युएशन होता है। तो ये कोई ये मतलब ये भी नहीं। स्थानांतरण मूल्यांकन सीखने के सबल एवं दुर्बल पक्षों के पहचान के लिए भी विकल्प नहीं है। शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा एवं मूल्यांकन के लिए बिल्कुल सही विकल्प है ये आपका क्या है, सबसे सही विकल्प है कि शिक्षण के पश्चात टीचिंग के बाद कि स्टूडेंट कितना सीखा है। मैंने आपको बताया कि उपलब्धि परीक्षण का मतलब ही होता है कि टीचिंग के बाद स्टूडेंट कितना सीखा है। इस बात को इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उपलब्धि परीक्षण का यानी अचीवमेंट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अब अगला प्रश्न जो आपका पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में होमवर्क था, जिसका हमने कहा था आपको कमेंट बॉक्स में सही जवाब देने के लिए। तो देखते हैं कौन कौन से लोगों सही जवाब दिए थे, मिला लीजिए। कि अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है छात्रों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, या सर्वपक्षीय विकास में सहायता करना, या मूल्य पद्धति भरना। तो शिक्षक का अध्यापक का प्रारंभिक कार्य होता है छात्रों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता करना। यानी कि अगर आपका पूरा सर्वपक्षीय पूरा होल डेवलपमेंट होता है तो सबसे ज़रूरी होता है, मतलब आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस टाइम में जिस टाइम में कि आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आपका शरीर से पसीना नहीं निकलता किसी कारण, तो आप एक्सरसाइज भी कीजिए ताकि आपका मन स्वस्थ रहे, और मन स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा, तन भी स्वस्थ रहेगा, तो फिर पढ़ाई में आपको बहुत मन लगेगा। तो शारीरिक और मानसिक दोनों, शारीरिक, मानसिक और ये अपना मतलब शैक्षणिक, ये तीनों विकास की जिम्मेवारी किसकी रहती है, शिक्षक की ही रहती है। तो अध्यापक का जो प्रारंभिक कार्य इनिशियल वर्क है वो सर्वपक्षीय विकास में सहायता करना है। तो आपके लिए आज का होमवर्क है कि सही कथन चुनें। ये आपका आज का होमवर्क है कि जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है। प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, शिक्षण के बिना अधिगम नहीं हो सकता है। ई है, कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है। वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम है। ये सारे आपके विकल्प हैं, BCD, ABCF, CF, CDEF या ABF। इसमें से कौन कौन से विकल्प सही है, तो हमने कैसे छांटने का तरीका बताया था, वैसे छांट के इसमें से जो भी आपको विकल्प सही लगता है वो लिखे। बहुत ही शानदार प्रश्न, एकदम ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम ऐसे ही प्रश्न लाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं आपको हम इससे अगले पार्ट में। UGC नेट पेपर 1 संबंधी किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो देखना है एकदम सरल से सरलतम भाषा में, तो हमारे चैनल के आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। फिर से हम आपको इसी तरह की वीडियो लाते रहेंगे। पेपर 1 आपका एकदम अच्छे से एकदम सरल भाषा में समाप्त करवाना हमारी जिम्मेवारी है। खूब बढ़िया से मेहनत करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।